हेलो स्टूडेंट्स, सोनू सर एकेडमी में आपका स्वागत है। सोनू सर आपको मैथ्स की बारीकियाँ सिखा रहे हैं, रीजनिंग की बारीकियाँ सिखाते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश की बारीकियाँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अशोक मिश्रा है। मैं सोनू सर एकेडमी में जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कभी कभी मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए आता हूँ। और मैंने MPPSC सेट निकाला हुआ है इंग्लिश से, और मेरे पास PG डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश है। पिछले 20 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें और बहुत सारी फैकल्टी हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेकिन वो बारीकियाँ नहीं सिखाती। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप मेरी टीचिंग देखिए, उसके बाद आप निर्णय करिए कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मैं तो अपने आप को अच्छा ही कहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हम सामने क्वेश्चन पेपर रखेंगे। 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उसमें पहले ही क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये आर्टिकल से पूछा गया। हम आर्टिकल के जनरल नियमों को याद कर लेंगे, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। जैसे यदि इसी में आपसे पूछा जाए कि क्या आएगा, तो बहुत सारे लोग इसमें ये वाला आंसर तो फट से बता देंगे, तुरंत बता देंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ दा आएगा। लेकिन अब कन्फ्यूज़न होगा वो उनको लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि जब हम इंग्लिश को लेते हैं तो दो तरह की बातें किताब में मिलती हैं। पहली बात मिलती है कि जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं बोलूँगा आई स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर जब मैं आई स्पीक इंग्लिश ऐसा लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के आगे मैं कोई आर्टिकल नहीं लगाता। महीना, दिन और बीमारी, भाषा, इनके नामों के आगे जनरली आर्टिकल नहीं लगाया जाता। लेकिन यदि मैं बात करूं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, तो यहाँ पर मैं द लगाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया। अब ना तो ये वाला रूल यहाँ लग रहा है, ना ये वाला रूल यहाँ लग रहा है। यहाँ एक अलग रूल लग रहा है, और वो रूल ये है कि इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर के कारण, क्योंकि न्यूज़पेपर शब्द जो है वो काउंटेबल है, इसलिए उसके कारण इंग्लिश के आगे आपको एन लगाना पड़ेगा। एन का नियम आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा है। AEIOU वाले जो शब्द होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। तो अब आपके दिमाग में सामने बात आ गई कि दा और एन आएगा, और इस समय आप देखिए, अब आपको एक आंसर बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा थर्ड नंबर का, कि अब आपका आंसर सही होगा। लेकिन अभी भी दा वाला जो आंसर है, पहला वाला दा क्यों लगेगा, ये कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि आखिर द कॉमिक क्यों लगेगा, और वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। कॉमिक्स तो एक बुक भी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कार्टून बुक, कॉमिक्स की बुक आती थी। तो यहाँ चूँकि टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉमिक पोर्शन की बात हो रही है, विशेष उसकी बात हो रही है। एक पेपर में एडिटोरियल होता है, एक पेपर में क्लासिफाइड होता है। क्लासिफाइड मतलब जहाँ विज्ञापन होते हैं, तो उनमें चूँकि विशेष भाग की बात हो रही है, इसलिए वहाँ दा लगता है, इसलिए यहाँ पर भी दा लगेगा। ये कहलाती बारीकी। अधिकतर लोग इसका आंसर याद कर लेंगे क्योंकि वो दिया रहता है, लेकिन बारीकी की बात नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चंस पता चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इसमें अर्थ के आगे दा लगेगा, क्योंकि प्लैनेट के आगे दा लगता है, द सन, द मून। लेकिन अब फिर फंस जाता है स्टूडेंट कि ठीक है, अर्थ के आगे तो दा लगा लिया मैंने, लेकिन अब क्या करूं। आजकल नो आर्टिकल का भी क्वेश्चन आते हैं, तो द ग्रेट ब्लेसिंग लगाऊं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि द ग्रेट एक बड़ा शब्द है, महान शब्द है, इसलिए यहाँ पर द लगा देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ ब्लेसिंग के कारण ए आएगा, क्योंकि ब्लेसिंग एक आशीर्वाद है, और अर्थ जो है एनवायरनमेंट का, जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है। यहाँ इस सेंस में वो बोल रहा है। आशीर्वाद को उनने काउंटेबल बनाया है। आशीर्वाद शब्द अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, और हमको ये सिखाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं वो काउंटेबल के आगे लगते हैं, अनकाउंटेबल के आगे नहीं लगते। एग्ज़ाम आपसे हमेशा बारीकी पूछता है, क्योंकि वहाँ आपको पास होने के बाद इतना पैसा मिलता है, इतनी सफलता मिलती है कि रिटायरमेंट के बाद तक के पैसा आते रहता है। तो इसलिए आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपकी स्किल का पता चले,
और ऐसे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब हम लगातार उन पर प्रैक्टिस और डिस्कशन करते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल पढ़ करके एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो प्रैक्टिस ना करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही पढ़िए, मगर आप यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे पास होंगे। आप कई कहेंगे हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने तो ले आए हैं किताब बहुत अच्छी अच्छी। जो किताब आप लाए हैं वो किस लेवल की है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पता चला आप ले आए हैं किताब, आप इसमें पढ़ लीजिए, 10th लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उसमें लिखा है सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या तैयारी की देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया द और ए। अब जनरल नॉलेज के आधार पर हम जानते हैं आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। यदि आपसे कहा जाए लगाइए आर्टिकल, तो आप जनरली किताबों में ये इस तरह की एक्सरसाइज होती है। इंक पॉट के आगे लग जाएगा एन, अम्ब्रेला के आगे लग जाएगा एन क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, बुक के आगे लग जाएगा ए, ऑनेस्ट के आगे लग जाएगा एन। कुछ लोग ए लगा देंगे, मगर ऑनेस्ट शब्द जो है वो आ से शुरू उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कुछ को पता होगा तो वो एन लगाएंगे। भगवत गीता के आगे दा लगेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे दा लगेगा। ये हमारी किताबें हमें यहीं तक बताती हैं। थोड़ी सी आगे बढ़ी तो कुछ किताबें थोड़ा और अच्छा बताती हैं, जैसे मैंने अभी आपको भाषा इंग्लिश के बारे में आपको बताया। लेकिन इससे भी आगे ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करिए। किताबों में आंसर गलत रहते हैं। मैंने कई प्रसिद्ध किताबों की एडिटिंग की है और मैंने देखी है कि उसमें बहुत सारे आंसर गलत हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, मगर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें बहुत सारे आंसर गलत मिलते हैं और उनमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता कि वो आंसर क्यों गलत है क्यों सही है। हम एक धारणा बना के चल लेते और 1 सेकंड में हमारी रैंक गिर जाती। फिर आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से कठिन क्वेश्चन देखें। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ही इज़। अब यदि हम पुराना नियम लगाएं AEIOU वाला, तो यहाँ एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ आता है ए। अब इसके लिए आपको स्पेशल नियम ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण, जिन सिंगुलर काउंटेबल का उच्चारण इनसे होता है, उनके आगे जो है हमको एन लगाना है। इन अल्फ़ाबेट से जिनका उच्चारण होता है। अब यूरोपियन का उच्चारण लिखते तो ई से हैं पर पढ़ते या से हैं। या देखिए यहाँ नहीं है, आ ई ऊ में ऊ भी इसमें आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। वन आइड मैन में भी हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे क्योंकि हम वाह पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में भी हम एन लगाएंगे क्योंकि ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी में गलती करके आएंगे और एन लगा देंगे। हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या है, ये वहाँ ऑप्शन में सम भी दिया रहेगा पर हमें दिखेगा ही नहीं वो। तो जब ए और एन नहीं लगता तो सम लग जाता है। अब कहाँ लगता है सम वो डिटर्मिनर में पढ़ना पड़ेगा अपन को, समझ रहे हैं ना। स्टोरी होता यदि यहाँ पर तो एन लग जाता, स्टोरीज था तो एन किसी हालत में नहीं लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट और आई फाउंड अ 1 रुपी नोट, मेरे को 1 रुपये का नोट मिला। अब देखिए यहाँ ओ शब्द है लेकिन पढ़ उसको वा से रहे हैं, इसलिए ये। और थोड़ा आगे बढ़ें तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं। अब आपसे पूछा जाए भैया बताओ इसमें क्या आएगा, तो अपन जनरली यहाँ पर आर्टिकल ए लगा देंगे, बाय अ कार। और यहाँ पर ए नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा, वो बाय पहले से लगा देगा और पूछेगा आपसे कि क्या आएगा। तो यहाँ बाय अ कार आएगा, या यहाँ पर वो बाय ना लगा के आपसे पूछेगा कि इन यदि यहाँ लगा हो, यदि यहाँ इन लगा हो तो क्या आएगा। यदि यहाँ पर इन लगा हो और ये आर्टिकल ना दिया तो क्या आएगा।
तो इनाकार आएगा और बायकार में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बायकार एक मुहावरा है। बायकार बाय बस होता है, पर इनाकार होता है, इनके साथ ए लगाना पड़ेगा। ये वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, अब बायकार होता है और इन आकार होता है, इन अबस होता है। तो कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या है ऐसा जिसके कारण हमें ऐसा करना चाहिए। ये कहलाती है बारीकी और स्पेशल क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको हमेशा स्पेशल क्वेश्चंस के प्रति जागरूक बनाने के लिए लिया जाता है। आपने जीके में भी देखा होगा, आपने मैथ्स में भी देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ देखते हैं। इसमें क्या आएगा, ये एसआई का क्वेश्चन है, 2016 में आया था। मैं भी जो भी क्वेश्चन आपको देता हूँ वो बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे से निकाल कर एनालिसिस करके देता हूँ। इसमें क्या आएगा, अब जनरली इसमें क्या होता है, पहली गलती लोग करते हैं, यूनिवर्सिटी दिखी तो एन लगा दिए। अब यूनिवर्सिटी को भी हम या से पढ़ रहे हैं, किसी हालत में एन नहीं लगा। दूसरे कुछ विद्वान होते हैं जो दा लगा देंगे, तीसरे कुछ होंगे जो ए लगा देंगे, और थोड़ी ज़्यादा कर लगाए तो एन भी लगा देंगे। लेकिन आपके पास एक आंसर ऐसा सटीक होना चाहिए। कई बार मैंने ये देखा, शुरू में सही लगा दिए, फिर बाद में आके थोड़ी देर बाद फिर गलत कर दिए, क्योंकि आप उसके रूट को नहीं जान रहे। इसको पढ़िए, इसमें जनरल बात हो रही है, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है। अब इसको कैसे समझाते हैं, किताब में कैसे समझाते हैं, टीचर कैसे समझाते हैं, आइए देखें। यदि कोई स्टूडेंट रोज़ स्कूल जाता है तो बोलेंगे ही गोज़ टू स्कूल डेली। पर एक दिन उसके पिताजी गए स्कूल, तो वहाँ स्कूल बिल्डिंग के तौर पर यूज़ हो रहा है, इसलिए बोलेंगे हिज फादर वेंट टू द स्कूल। यूनिवर्सिटी को लेकर भी है। यदि यूनिवर्सिटी को सिंपल बात हो रही है, जैसे यहाँ लिखा है कि भाई कि यूनिवर्सिटी जो है वो पॉलिटिक्स का प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं यूनिवर्सिटी गया डिग्री लेने के लिए, तो अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी विशेष हो गई। कोई विशेष है यूनिवर्सिटी जहाँ आपने पढ़ाई वढ़ाई की हो तो वहीं गए होंगे। तो कई बार हमारे मन में ए और द को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि ए कहाँ लगाते, द कहाँ लगाते। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको मैं 2 मिनट में समझा सकता हूँ कि भाई अपन सब लोग एक जगह बैठे हैं, दोस्त हैं। एक दोस्त ने पार्टी रखा, बुलाया, तो मैं कहूँगा कि भैया पार्टी में चल रहे हो क्या, आर यू कमिंग टू द पार्टी। क्यों ऐसा बोलूँगा, क्योंकि अब आप उस पार्टी को जानते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यदि आपने मुझे देखा कि मैं बहुत मेकअप वेकअप करके आया हूँ, तो आप पूछेंगे सर क्या बात है, आर यू गोइंग टू आ पार्टी। क्यों हो गया है ये, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा, या आप मुझसे पूछेंगे आर यू गोइंग टू आ पार्टी। तो कहने का मतलब है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कब ए लगाते हैं, कब दा लगाते हैं। ये बारीक चीज़ किताब एनालिसिस करके नहीं बताती। ये क्वेश्चन जो है ये भी व्यापम का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ये भी एक और क्वेश्चन है जो बहुत घुमाता है। आपको करेक्ट वाला चुनना है, ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है वो आपको चुनना है। अब बड़ा कंफ्यूजन इसमें, यदि आप गौर करें तो ये जो यदि सारीज होता, क्या है, सारी है। यदि सारीज होता तो ये वाला आंसर सही होता।
पर यहाँ सारी है, एक ही सारी है, इसलिए यहाँ पर एक ही बार आर्टिकल लगेगा। ये क्वेश्चन भी घुमा घुमा पूछा जाता है। प्रोनाउन में भी इसी तरह क्वेश्चन बनता है। दो साड़ी होती तो 2 बार आर्टिकल लगता। एक साड़ी है, आधी काली है, आधी ब्लैक, आधी वाइट, इसलिए रोमिला साड़ी। इससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ एक आर्टिकल लगाना। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो आप जो सोच रहे हैं उससे एक कदम आगे चलता है। ये एक और क्वेश्चन आता है, स्पॉट द एरर। जब ये ऐसे एरर ढूंढने के लिए आता है तब बहुत दिक्कत करता है। अब इसमें किस पार्ट में गलती है, स्टूडेंट कई बार क्या होता है जब मैं उसको एरर ढूंढने के लिए देता हूँ तो गलती कर देता है। उसको पता रहता है एरर कौन से पार्ट में, जल्दी जल्दी में वो क्या करता है, जब ये सेंटेंस लंबा आता है और बीच में उसके पार्ट बने होते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती होती है। इसका फ़ायदा एग्ज़ामिनर उठाता है। उसको एग्ज़ाम बोर्ड को लाखों लोगों में से उन लोगों को सेलेक्ट करना है नौकरी के लिए। आप उसकी जगह होते तो क्या जनरल क्वेश्चन पूछ लेते? क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है जो बहुत जनरल होता है, मगर क्या होता है स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन बिगाड़ के आता है। इसमें क्या होगा, ए वन आइड आएगा क्योंकि यहाँ पर आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा इसके सी वाले पार्ट में गलती है, लेकिन जब आप इसके पार्ट वाले क्वेश्चन करेंगे निश्चित रूप से आप इसमें गलती करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। केवल ग्रामर से काम नहीं चलता, आपको वोकैब भी रोज करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है सर वोकैब की तैयारी कैसे करें, वोकैब तो इतनी सारी है। मैं मानता हूँ वोकैब बहुत सारी है, पहाड़ है, लेकिन उसको यदि आप रोज तोड़ें तो रास्ता बन जाएगा। माझी माउंटेन मैन की कहानी आपने सुनी होगी, दशरथ मांझी जिनने पहाड़ को काट दिया था। वैसे ही आपको वोकैब के लिए रोज की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा कौन कहता है? किताब। मैं नहीं कह रहा, किताब और टीचर ये कहेगा अरे वोकैब तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कहूँगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे। मैं हर दिन उस इविल डे को, इविल डे का मतलब यहाँ पर है बुरा दिन, तो पोस्टपोन शब्द का आपसे अपोजिट पूछ रहा है। ऊपर जल्दी से देखना चाहिए कि अपोजिट पूछ रहा है कि सेम मीनिंग पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है। कई बार हम क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते और गलती कर देते। अपोजिट पूछ रहा है इसलिए हेसन आएगा। हेसन मतलब जल्दी करना, पोस्टपोन मतलब टालना, हेसन मतलब जल्दी करना। तो हम तैयारी कैसे करें इस पर बात कर लें। अब इसको क्या करेंगे, रट लेंगे। अरे ज़रूरी है, अब इतनी सारी वोकैब में से आपको क्या लगता है यही पूछेगा? ऐसा नहीं है। इतनी सारी लोगों का एग्ज़ाम, इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम लेना, इतनी सारी पालियाँ होती हैं, सुबह की पाली, शाम की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट, तो उसके हिसाब से उनको क्वेश्चन भी तो ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो दिन गए जब एक तरह का पेपर आता था? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको वोकैब की तैयारी करनी हो, ग्रामर की तो मैंने आपको बारीकियाँ दिखाया ही, अब आपको आर्टिकल बनने लगेंगे। अब मेरे हिसाब से पढ़ेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, रूट वर्ड, होमोनिम, इसके साथ साथ प्रीफिक्स और सफिक्स आपको तैयार करना चाहिए। अब इतने सारे हम किसको तैयार करें? तो बस इसके लिए ही आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। किताब वाला एक्सपर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो किताब एक एग्ज़ाम के लिए नहीं लिख रहा है, उसको सारे एग्ज़ाम की तैयारी उसी से करवानी है। तो और मटेरियल बढ़ाना है। आप पतली सी किताब, अरे पतली सी किताब 200 रुपये की है, कोई मतलब नहीं, मोटी किताब लो। मेहनत काय को करेगा वो? मार्केट में जो भी उपलब्ध है आप मिला के देख लीजिए, सब में सिनोनिम एंटोनिम एक से है। याद करने की बात करते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहता हूँ। सबसे पहले जब आप वोकैब की तैयारी करें तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें वोकैब को। अब आप बोलेंगे ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? जैसे ये शब्द आया प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब ये बहुत बार पूछा गया, प्लेसिड का मतलब काम, सीरीन, ट्रैंक्विल होता है। प्लेसिड पर्सन हो सकता है, प्लेसिड वाटर होता है।
इसका अपोजिट होता है रैम्बक्शस। रैम्बक्शस क्लास हो सकती है, रैम्बक्शस स्टूडेंट हो सकता है, बॉइस्ट्रस हो सकता है, रॉकस हो सकता है। तो आपने यदि इसको जोड़ लिया, प्लेसिड वाटर जोड़ लिया, आपने कोई गाने से जोड़ लिया, पुराना गाना है ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, तो आपको अपने आप ध्यान हो जाएगा प्लेसिड वाटर, काम वाटर, सीरीन वाटर। आपके घर में कोई व्यक्ति प्लेसिड है, कोई ऑब्स्टेरस है, बॉइस्ट्रस है। ऑब्स्टिपेरस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा हो हल्ला वाली, जैसे पार्लियामेंट में होता था, अब तो कम हो गया। रैली जो होती है वो बॉइस्ट्रस ऑब्स्टिपेरस हो जाती है। पढ़ने में ये शब्द थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन अब जब आप इन शब्दों को 2-3 बार कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, साथ में इनके किसी को जोड़ लेते हैं, तो ये आपको याद हो जाते हैं कि मैंने रैली देखी, बॉइस्ट्रस। स्टूडेंट देखे, क्लास में टीचर नहीं था, स्टूडेंट देखे, बॉइस्ट्रस। रॉकस, टीचर था तो स्टूडेंट थे, काम, सीरीन, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल शब्द तो बहुत आता है, ट्रैंक्विलिटी इसका नाउन बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट में वोकैब को पढ़ें। दूसरे नंबर पर आते हैं, जैसे अब प्लेसिड का मीनिंग पूछा, तुरंत आना चाहिए सीरीन। रैम्बक्सस का बिहेवियर पूछा कि इसमें से कौन सा रैम्बक्सस बिहेवियर होगा, तो आप देख सकते हैं रनिंग अराउंड एंड स्क्रीमिंग इन अ क्लासरूम एक रैम्बक्सस बिहेवियर का एग्जाम्पल है। फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी नहीं है, देखिए आप, बाकी एग्जाम्पल नहीं है, पढ़िए आप। ये पूछ रहा है आपको कि इनमें से, वो मीनिंग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अब आप बताइए इनमें से रैम्बक्सस बिहेवियर कौन सा होगा। तो अब आपको जब रैम्बक्सस का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्या मीनिंग निकालेंगे। तो वोकैब की जो अप्रोच है वो भी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। रूट वर्ड की तैयारी करें। अब किताबों में रूट वर्ड दिए रहते हैं, जैसे ये रूट वर्ड है पैथी, आपने पढ़ा होगा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। पैथी का मतलब एक तरीका भी होता है, पैथी का मतलब भावना भी होता है। भावना के अर्थ में यदि हम देखें तो एम्पैथी आपके सामने एक वर्ड है। एम्पैथी का मतलब होता है किसी को देख करके उसी के जैसे दुखी होने की जो फीलिंग होगी वो एम्पैथी कहलाएगी। इसमें पैथी लगा हुआ है। जैसे अंकिता को बहुत एम्पैथी फील हुई जब उसके बॉयफ्रेंड ने कि व्हेन शी हर्ड आएगा, HEARD आएगा, हर्ड, जब उसने सुनी, हर्ड द न्यूज़ ऑफ सडन डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह। तो जब आप किसी की दुख को देख करके रोने लगते हैं तो आप एम्पैथेटिक व्यक्ति हो गए, आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग है। ये रूट वर्ड का कमाल देख रहे हैं आप। एम्पैथी के जैसा ही एक वर्ड है अपैथी। अब किसी कोई फीलिंग ही नहीं है, पत्थर के सनम हो बेटा तुम, तो अपैथी। जैसे रिया को अपैथी के लिए लोग जान रहे थे, अब उसके ऊपर केस दायर हुआ तो उनके अंदर आ गई एम्पैथी। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं जनरली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह की बात हुई एंटीपैथी। अब लोगों ने देखा सुशांत ने मर्डर कर लिया, सिनेमा माफिया के कारण लोगों के अंदर क्या आ गई, एंटीपैथी। कैसी फीलिंग आई, एंटी हो गया उपसर्ग, उपसर्ग सामने लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, एंटी हो गया उपसर्ग। एंटी किसी भी चीज़ के आगे लगेगा उसका उल्टा हो जाएगा, एंटीपैथी। तो इस तरीके से आप दूसरा तरीका जो मैंने बताया, क्या, वोकैब तैयार करें। तो अपन ने पढ़ लिया एम्पैथी, सिंपैथी तो आप जानते ही हैं, अपैथी, एंटीपैथी, ये पढ़ लिया। सुशांत के केस से ये वर्ड तैयार हो गए। अब आपको याद रहेंगे, अंकिता को हो गई एम्पैथी, रिया को हो गई अपैथी, लोगों को हो गई एंटीपैथी और सिंपैथी भी हुई। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट में याद हो रही है नहीं वोकैब। अगली चीज़ है, जब आप हिंदी की तैयारी करते हैं, वन वर्ड की तैयारी करते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में आस्था न रखने वाला नास्तिक। इंग्लिश में भी ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। थीस्ट, अथीस्ट, थीस्ट मतलब आस्तिक, अथीस्ट मतलब नास्तिक। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ आ देख करके आस्तिक से जोड़ लेते हैं इसको लोग। अथीस्ट मतलब नास्तिक, थीज
आस्तिकवाद, अथीज्म नास्तिकवाद। फिर आगे बढ़ते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, इंग्लिश में उसको पार्सिमोनियस पढ़ते हैं, उसको रा का उच्चारण नहीं होता। पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, और फ्रूगल का अपोजिट होता है प्रोडिगल। ये बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, फ्रूगल, प्रोडिगल। प्रॉड से याद रखिए, जो आदमी अमीर होगा उसको प्राउड होगा, प्राउड आदमी को ज़्यादा खर्च करेगा, प्रोडिगल, याद हो गया। तो फ्रूगल और प्रोडिगल दो तरह के लोग होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। होमोनिम की तैयारी करें। जैसे ये होमोनिम कहलाते हैं, जो शब्द एक से बोले जाते हैं, जैसे फेयर, फेयर दोनों एक ही हैं बोलने में, स्पेलिंग में अलग अंतर है। जैसे पहले में आएगा आई विल पे फेयर, फेयर का मतलब किराया, तो द फेयर, FARE। जजमेंट फेयर नहीं था, FAIR, फेयर और अनफेयर, इसमें प्रीफिक्स लग जाएगा अन, तो अन मतलब बेकार, अनफेयर। मैंने एक गोरी लड़की को देखा, आई सा अ फेयर गर्ल, तो फेयर के दो अर्थ निकल गए FAIR के, जिसके 3 अर्थ होते हैं। फेयर मतलब मेला, किसके, ये वाले के। फेयर मतलब मेला, फेयर मतलब गोरा या गोरी, और फेयर मतलब सही, उचित। और ये वाले फेयर के 2 मतलब होते हैं। अब एक मतलब होगा किराया और एक मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। जैसे ये वाले लास्ट वाले में आएगा हाउ डिड यू फेयर, आपने इस एग्ज़ाम में कैसे सफलता प्राप्त की। ऐसे एनालिसिस करने वाले शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में देना आसान होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना आसान होता है। तो आपको समझ में आया होगा। सोनू सर एकेडमी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नहीं तो वीडियो बनेंगे ही, आपको गाइड किया ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी जो स्टूडेंट चाहते हैं जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट का बैच लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है, घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का एनालिसिस आपको इंडिविजुअल करवाया जाएगा, सबके सामने आपकी गलती बताई जाएगी, आपको आपकी गलती पर्सनल बताई जाएगी, कितने नंबर मिले, क्या गलती हुई, आपके पास भी रिपोर्ट आएगी, हमारे पास। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें, सोनू सर से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।